हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिना है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। कैसा लगेगा अगर किताबों के बजाय आपको बहुत सारी जानकारी इस प्रोग्राम के जरिए दी जाए? जी हाँ, हमारा ये प्रोग्राम आपको दिखाएगा दुनिया के कई रंग। ये प्रोग्राम आपको इन्फॉर्म करेगा, अपडेट करेगा और आपका मनोरंजन भी करेगा। तो चलिए बताइए, सबसे पहले आप क्या जानना चाहेंगे? आपको कहीं ले चले? तो ठीक है, आपको दिल्ली की सैर कराते हैं। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है और इसकी हिस्ट्री वाकई लाजवाब है। ये दिल्ली शहर है जिसका नाम सुनते ही जहन में एक ऐसे शहर का तस्वुर उभरता है जहां गाड़ियों की रेलपेल है। यहाँ की सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक घंटों रुका रहता है। चारों तरफ कारखाने और ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं। पुररौनक बाजार हैं जिनकी दुकानों पर आप जो चाहें खरीद सकते हैं और कई बाजार तो 24 घंटे खुले रहते हैं। इस रौनक और गहमा गहमी के पीछे एक लंबी तारीख है और ये हिंदुस्तान के अजीम रंगारंग विरसे की अक्कासी करते हैं। 1483 किलोमीटर रकबे पर फैले इस शहर में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। आमतौर पर दिल्ली को 2 हिस्सों से जाना जाता है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। जहां पुरानी दिल्ली की गलियां और कूचे और अजीम इमारतें हमें मुगल शान शौकत की याद दिलाते हैं, वहीं नई दिल्ली एक जदीद तरीन शहर की अक्कासी करती है। यहां अंग्रेज दौरे हुकूमत के निशानात जगह जगह नजर आते हैं। एक वसी व वरीज शहर होने के बावजूद दिल्ली में कुशादा सड़कों और जदीद तरीन फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है। इससे किसी भी हिस्से में बड़ी आसानी के साथ पहुंचा जा सकता है। दिल्ली शहर की कहानी बहुत पुरानी है। 12वीं सदी से लेकर 1947 में आजादी मिलने तक इस शहर ने 7 अजीम सल्तनतों का उरूज और जवाल देखा है। 12वीं सदी में चौहान राजाओं ने दिल्ली को शुमाली हिंदुस्तान का एक अहम मरकज बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में जब दिल्ली पर कब्जा किया तो उसके साथ ही मुसलमान बादशाहों की 650 साल की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ। मुस्लिम सलातीन ने दिल्ली पर 1205 से लेकर 1526 तक हुकूमत की, जिसके बाद 1857 तक मुगल शहंशाहों का गलबा रहा। शाहजहां ने पुरानी दिल्ली में कई यादगारें तामीर कराईं, जिनमें लाल किला और जामे मस्जिद आज भी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद हैं। सन 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और पुरानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में एक नए और जदीद शहर की बुनियाद डाली। कहावत है कि अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में इस शहर का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। आजादी के बाद मुल्क का बंटवारा हुआ तो दिल्ली के मकामी बाशिंदों के साथ साथ मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी लोग यहां आकर बस गए। राजधानी होने के साथ इसकी तिजारती अहमियत में इजाफा होता गया। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली आज पूरे मुल्क की एक छोटी तस्वीर पेश करता है, जहां कई तहजीबें, कई मज़ाहिब और कौमें एक दूसरे के साथ हम आहंग हैं। दिल्ली खुद से एक मुकम्मल नहीं बल्कि 8 मुख्तलिफ शहरों का मजमुआ है जो 900 साल कबल मसीह से लेकर सन 1930 तक बसाए गए। कहा जाता है कि पांडवों ने
दरियाए जमुना के किनारे पहले पहल इस शहर की बुनियाद रखी। इसके बाद राजा अनंतपाल ने कुतुब मीनार के आसपास एक नया शहर बसाया। 12वीं सदी के आखिर में सुल्तान मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से आया और उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अपनी सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के हवाले करके मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान लौट गया। सन 1303 में लालकोट का इलाका राजधानी रहा। उसके बाद खिलजी ने सीरी के पास शहर बनाया। सन 1320 से सन 1412 के दौरान सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद इलाके में एक अलग शहर कायम किया। 5वां शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, जिसे आज फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। मुगल शहंशाह हुमायूं ने पुराना किला के आसपास एक नया शहर कायम किया। शाहजहानाबाद, जिसे आज पुरानी दिल्ली कहा जाता है, मुगल बादशाह शाहजहां ने सन 1638 और 1649 के दरमियान बसाया। यहाँ मुगल तर्ज तामीर की कई शानदार इमारतें कायम हैं। यही चांदनी चौक भी है, जो हिंदुस्तान की पुररौनक रंगारंग तहजीब की अलामत है। एक इंतहाई मसरूफ तिजारती मरकज होने की वजह से यहाँ की गहमागहमी देखने के लायक है। इसी तरह दिल्ली के मरकज में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए भी अक़ीदत व एहतराम रखती है। इसी इलाके में उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का मकबरा भी है। राजपथ के बिल्कुल वस्त में जंग की यादगार इंडिया गेट है, जिसके इर्द गिर्द नहरें और बागात तामीर किए गए हैं। राजघाट के इलाके में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी समाधि है, जिसके गिर्दो नवाह में शांतिवन नाम का खूबसूरत बाग लगाया गया है। इस तरह दिल्ली हिंदुस्तान की अजीम राजधानी होने के साथ साथ एक अजीम तारीख का भी आईना पेश करती है। वाह, दिल्ली के बारे में इतना कुछ नया जानने को मिला। ये सब तो मैं भी नहीं जानती थी, हालांकि मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये फिल्म काफी पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको दिल्ली के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। चलिए अब देखते हैं दिल्ली का एक और रूप। दिल्ली में कई स्कूल हैं जो नॉर्मल स्कूलों से मुख्तलिफ हैं। इन स्कूलों में कोर्स बुक्स नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन फिर भी इनकी अहमियत आम स्कूलों से कई ज्यादा है। आइए देखते हैं कैसे। आसमान में चमकते हुए चांद सितारे, धरती पर फैले हुए समंदर और बहते दरिया, सरसब्ज पेड़ और रंगारंग फूलों से सजाने वाले ने जब इंसान को बनाया तो उसे एक अनमोल शक्ति दी, सोचने और समझने की। जान डालने को तो उसने पशु के अंदर भी जान डाल दी, लेकिन उन्हें ये शक्ति नहीं दी कि वो हवाई जहाज बना सके या फिर घूमने फिरने के लिए मोटर गाड़ियां बना सके। पर हम इंसानों में भी कुछ ऐसे हैं जिनमें ये शक्ति या तो पैदाइशी तौर पर मौजूद नहीं होती या फिर किसी हादसे की वजह से जाती रहती है। ऐसे बच्चों को आमतौर पर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहा जाता है, क्योंकि इनकी हरकतें
और इनके काम करने का तरीका आम बच्चों से मुख्तलिफ होता है। मेंटली चैलेंज बच्चे वो हैं जिनकी फिजिकल ग्रोथ नॉर्मल है, लेकिन मेंटल एज जिनकी कम है। फिजिकली एक बच्चा 5 साल या 6 साल का हो, लेकिन उसकी मेंटल एज अगर 2-3 साल की हो तो उसे मेंटली चैलेंज्ड बच्चा कहेंगे। हमारे पास मानसिक तौर से विकलांग बच्चे हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं जिन्हें मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ और भी फिजिकल चैलेंजेस हैं। ऐसे बच्चे ज़हनी मरीज होते हैं और इनका इलाज भी बड़े से बड़े डॉक्टर के बस से बाहर होता है। इन बच्चों की ज़हनी सलाहियत अलग अलग होती है और इनकी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक ही इन्हें ऐसे काम सिखाए जाते हैं जिसे ये आसानी से कर सकें। स्पेशल जो चाइल्ड्स होते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, डाउन सिंड्रोम्स, मेंटली रिटार्डेशन और ऑटिज्म। और मैंने पर्टिकुलर ऑटिस्टिक बच्चों का जो है कोर्स किया है, बट मैं अब हैंडल सभी तरह के बच्चे करती हूँ। और ऑटिस्टिक बच्चों में जो कुछ होता है, मैं ऑटिज्म के बारे में पहले कुछ डिटेल दे दूँगी कि ये बच्चे, इनके साथ जो पर्टिकुलर होता है, एक तो ज़्यादातर ये बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, जबकि इनकी स्पीच होती है मगर ये बोलना नहीं चाहते हैं। और दूसरा ये कि ये अपना ही एक अलग मतलब जो है वर्ड बना लेते हैं कि जैसे बस ये मेरा एक अपना जान है, अपने आप में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि अगर हम इनके साथ वर्क ना करें और इन्हें सोशल गैदरिंग्स ना करवाएं तो ये अकेले बहुत खुश रह सकते हैं। और अभी ऑटिज्म के लिए अभी लास्ट 2 ईयर से ही बहुत अवेयरनेस हुई है। पहले ऑटिस्टिक बच्चों और मेंटली रिटार्डेशन में डिफरेंस नहीं माना जाता था, जबकि मेंटली रिटार्डेशन एक अलग केस है। ऑटिस्टिक बच्चों का IQ बहुत अच्छा होता है, मतलब सेम जैसे हम लोगों के IQs होते हैं, मगर ये कि उनको डेवलप करने का मौका नहीं मिलता है। ये आगे लाइफ में अपने आप को स्टैंड कर सकें, इसके लिए इनको वोकेशनल ट्रेनिंग देकर हम इनको तैयार करते हैं। जैसे अब हमारे इन बच्चों को आप देख रहे हैं, कोई बच्चा किसी में कोई स्किल डेवलप होती है, किसी में कोई स्किल डेवलप होती है, तो जो बच्चे की जो स्किल होती है हम उसी को उभारते हैं सामने लाकर। और काफ़ी बच्चे ना काफ़ी हद तक बहुत कुछ अच्छा भी कर लेते हैं, ताकि इनको हम फिर सेल में भी लगा देते हैं इनके प्रोडक्ट। ये अपनी हर जरूरत के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। हमारे मुल्क में ऐसे बच्चों की खासी तादाद मौजूद है और इन बच्चों की देखभाल के लिए जगह जगह रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां फिजियोथेरेपी और कई दूसरे तरीकों से इन्हें इस काबिल बनाने की कोशिश की जाती है कि वो दूसरों का कम से कम सहारा ले। सेरेब्रल पॉल्सी के डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि इनको है वो स्पास्टिक है, मसल्स इनकी है ना टाइट है, तो उसके लिए हम स्ट्रेचिंग देते हैं डिफरेंट, जहाँ जो मसल टाइट है उसी की स्ट्रेचिंग देते हैं। जैसे कि पैर में अडक्टर्स हैं, अडक्टर टाइट हैं तो ये क्रॉस लेग करके चलेगा बच्चा आपस में, जिसको सीजरिंग गेट बोलते हैं, तो उसके लिए हम अडक्टर की स्ट्रेचिंग करते हैं। नी बेंड करके जो चलता है उनको हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस बोलते हैं, तो उसके लिए हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करते हैं। कई बच्चों में होता है टो वॉकिंग होती है, आगे के पैरों पर उठा के चलता है, तो उसके लिए टीए टाइटनेस के लिए हम टीए स्ट्रेचिंग देते हैं। यूं इन्हें इस काबिल बनाने की कोशिश की जाती है कि ये आम बच्चों की ही तरह हमारे समाज में बिला झिझक घुल मिल सकें।
बहुत ज़रूरी है हमारे इन बच्चों के लिए। इन बच्चों को सिंपथी नहीं चाहिए, दे आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एक हिस्सा है इसी समाज का, और उन्हें उनकी वो सही जगह चाहिए। वो किसी से अलग नहीं है, उनकी फीलिंग्स जो है वही हैं जो एक नॉर्मल इंसान में होती हैं, और टैलेंट्स भी उनमें हैं, एबिलिटीज़ भी उनमें हैं। बस एक मौका उन्हें चाहिए होता है जहाँ पर वो अपने इन टैलेंट्स और क्षमताओं को दिखा सकें। बदकिस्मती से इस तरह के बच्चों को समाज में वो जगह नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं। इनके साथ कभी कभी काफी ज्यादतियां की जाती हैं और बदसलूकी भी। वाकई में शायद हम ऐसे दोस्तों की तरफ ध्यान नहीं देते। हमें चाहिए कि हम इन्हें साथ लेके आगे बढ़ें और इनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का पूरा ख्याल रखें। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपका थोड़ा मनोरंजन करते हैं। ये कुछ नन्हे दोस्त अपने अभिनय से आपको कुछ बताना चाहते हैं। ओ बंटी बेटा। जी पापा जी। वो देखना दरवाजे पर कौन है। जी। वो दरवाजे पर देखना कौन है, वो जो भी हो कहना पापा जी घर पर नहीं है। पर पापा जी आप तो घर पर ही हैं। वह चुप कर, ज्यादा बक बक मत कर, जैसा कहता हूं वैसा कर। पर पापा जी मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। ओए ये झूठ कैसा, ऐसे झूठ से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। जा देख कौन है। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। वो मैं फिल्में बनाता हूं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी भी अरे गहरे नत्थु खेरे को मैं हीरो बना दूं। ओए कौन था वो, तूने टरका दिया ना उसको अच्छी तरह से। जी पापा जी, कुरियर वाला था, कह रहा था एक अर्जेंट खत लाया है। वो क्या कहा, वो अर्जेंट खत लाया है कुरियर वाला, वो तूने उसको भी टरका दिया। पापा जी आप ही ने तो कहा था कि कोई भी उसे टरका देना। ओए पर मैंने ये तो नहीं कहा था कि कोई भी काम का आदमी आए उसको भी तू टरका दे। ओए कुछ पूछा उससे, कौन था, कौन सी कोरियर एजेंसी से आया था वो? नहीं मैंने ज्यादा बात ही नहीं की। ओए तू तो बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। ओए मेरा एक लेटर आना था दूरदर्शन से, वो लेटर मुझे आज नहीं मिला तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। पर पापा जी आपको झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। भाग जा यहाँ से। ओए अब क्या करूं मैं, वो मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया। आए जी आप कौन? आई एम राज। जी आपको किससे मिलना है? डायरेक्टर साहब घर में है? जी हाँ हैं। मुझे उनसे मिलना है। जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू सर। क्या बात है सर, आप उदास कैसे बैठे हो? वो उदास क्या, वो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। क्यों, क्या बात है? वो एक कोरियर वाला आया था अर्जेंट लेटर लेकर, मेरे बेटे बंटी ने उसे वापस भेज दिया ये कहकर कि पापा जी घर पर ही नहीं है। फिर क्या हुआ? वो वापस चला गया। मुझे लगता है कि वो लेटर दूरदर्शन से आया था, बड़ा अर्जेंट लेटर था मेरे लिए वो। अगर वो लेटर मेरे को नहीं मिला तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। नो प्रॉब्लम सर, मेरे होते हुए आपका नुकसान हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कोरियर वाला वो तो मेरे ही मकान में रहते हैं। वो तेरे मकान में रहता है? वो पूरे, ओ थैंक यू यार, फिर तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। क्या हुआ पापा? वही बेटा,
जिसका हमें डर था, जो नहीं होना चाहिए था, वो हो गया। मेरा लाखों का नुकसान हो गया बेटा। कैसे हुआ? बेटा, मैंने तुम्हें एक दिन झूठ बोलने को कहा था। आज मुझे उसी का पछतावा हो रहा है। मैंने झूठ बोला, मेरा लाखों का नुकसान हो गया। किसी ने सच कहा है कि झूठ बोलना पाप है। मगर मैंने तो पहले ही कहा था। तुम ठीक कहते हो बेटा, मैंने उस दिन तुम्हारी बात नहीं सुनी। इसी बात का मैं आज फल भुगत रहा हूं। तुम ठीक कहते थे बेटा, झूठ बोलना पाप है। इंसान को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्यमेव जयते। देखा आपने, अभी अभी एक छोटा सा झूठ लाखों का नुकसान करा सकता है, और यही झूठ किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। और किसी ने सच ही कहा है कि झूठ बोलना पाप है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी पेशकश? हमारी कोशिश है कि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको समाज की छोटी बड़ी बातों की तरफ ध्यान दिलाएं। इससे आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी और आप इनकी तरफ ज्यादा जागरूक होंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे हमारे नए एपिसोड में, जिसमें होंगी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और जानकारियां।